Hello dear friends, so we are here with a new video. The video belongs to Advocate Act 1961. The topic of the video is Professional Ethics, व्यावसायिक नीति, Professional Misconduct, व्यावसायिक दुराचार, Punishment of Professional Misconduct, व्यावसायिक दुराचार के लिए दंड. So let's start the video. व्यावसायिक नीति, Professional Ethics. न्याय प्रशासन में एक अधिवक्ता का संबंध न्यायिक अधिकारियों, वादकारियों तथा अपने साथी अधिवक्ताओं से होता है. ऐसी अवस्था में अधिवक्ताओं को अपने कार्य और आचरण व्यवहार में सत्यनिष्ठा का परिचय देते हुए व्यावसायिक नीति का पालन करना पड़ता है. यद्यपि व्यावसायिक नीति की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, फिर भी सामान्य अर्थ में इसका एक निश्चित अर्थ है. जस्टिस एस.सी. अग्रवाल के अनुसार न्यायिक प्रशासन एक प्रवाह है. इसे स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखा जाना आवश्यक है. इसका संबंध केवल न्यायिक अधिकारियों से ही नहीं है, बल्कि अधिवक्ताओं से भी है. अधिवक्ताओं को न्यायालय के अधिकारी माना जाता है. उन्हीं में से न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है. अतः उनसे ऐसे आचरण की आशा की जाती है जिससे कि भविष्य में उनकी सत्यनिष्ठा पर कोई उंगली ना उठा सके. उनका कर्तव्य है कि मामले की सुनवाई में केवल पक्षकारों के प्रति ही नहीं, बल्कि न्यायालय और विपक्ष के प्रति भी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का परिचय दें. न्यायमूर्ति नागेश्वर प्रसाद के अनुसार विधि व्यवसाय के संबंध में व्यावसायिक नीति वह लिखित या अलिखित संहिता है जो विधिक व्यवसाय के अपने प्रति, अपने पक्षकार के प्रति, विरोधी पक्ष तथा न्यायालय के प्रति व्यवहार को संचालित करती है. व्यावसायिक नीति का पालन करना प्रत्येक अधिवक्ता के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इस नीति में दिए गए नियम और प्रथाओं के प्रयोग से विधि व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित होती है तथा न्याय प्रशासन के क्षेत्र में भी मधुरता, विश्वास और प्रेम का वातावरण बना रहता है. इस प्रकार व्यावसायिक नीति वकीलों की एक ऐसी आचरण संहिता है जिसके अधीन प्रत्येक अधिवक्ता कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करता है और अपनी प्रतिष्ठा को उच्च बनाए रखते हुए धन कमाता है. विधि व्यवसाय के सफलतापूर्ण संचालन के लिए सुस्थापित नियमों, नैतिक दायित्वों तथा उचित कर्तव्यों का संकलन ही व्यावसायिक नीति का आधार है. नेक्स्ट टॉपिक इज व्यावसायिक दुराचरण, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. विधि व्यवसाय में अधिवक्ताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने वृत्तिक आचार संहिता का पालन करें और ऐसा कोई कार्य न करें जो विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रतिकूल हो. अधिवक्ता द्वारा विधि व्यवसाय की गरिमा के प्रति किए गए कार्य तथा आचरण को व्यावसायिक दुराचरण कहा जाता है. व्यावसायिक दुराचरण अधिवक्ताओं के सामान्य व्यवसाय, पक्षकार या न्यायालय के प्रति हो सकता है. कुछ विधि शास्त्रियों के अनुसार प्रत्येक अधिवक्ता के व्यापक अधिकार होते हैं. ये अधिकार भी कर्तव्यों और आभारों के दायित्वाधीन होते हैं. इन कर्तव्यों तथा आभारों का उल्लंघन ही व्यावसायिक दुराचरण, वृत्तिक कदाचार माना जाता है. विधि व्यवसाय में अधिवक्ता का व्यावसायिक दुराचरण बहुत हानिकारक होता है. व्यावसायिक दुराचरण में दोष सिद्धि को किसी परिधि में परिसीमित नहीं किया जा सकता है. यह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अधिवक्ता का कौन सा कार्य व्यावसायिक दुराचरण है और कौन सा नहीं. व्यावसायिक दुराचरण का मामला अधिवक्ता अधिनियम 1961 के साथ साथ न्यायालय अभिमानना अधिनियम 1971 के अंतर्गत दंडनीय होता है. व्यावसायिक दुराचरण में दोषसिद्ध अधिवक्ताओं को वकालत करने से वंचित भी किया जा सकता है तथा उसे 6 माह तक की अवधि का कारावास या 2000 रुपये जुर्माना या दोनों में से किसी से भी दंडित किया जा सकता है. विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार न्यायालय में आपत्तिजनक भाषा, शब्दों का प्रयोग करना, न्यायालय में अनावश्यक उत्तेजित होना, न्यायिक निर्णयों, आदेशों आदि पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना, न्यायाधीशों पर झूठे आरोप लगाना, न्यायालय में पक्षों की ओर से झूठे वाद दायर करना, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र और अन्य कूटरचित दस्तावेज आदि पेश करना, पक्षकारों की ओर से न्यायालय में हाजिर न होना, पक्षकारों के मामले की निष्ठापूर्वक पैरवी नहीं करना, विधि व्यवसाय के अलावा अन्य व्यवसाय करना आदि को व्यावसायिक दुराचरण माना गया है. व्यावसायिक दुराचरण परिवर्तनशील अवधारणा है. ज्यों ज्यों अधिवक्ता के आभारों में वृद्धि होगी,
त्यों व्यावसायिक दुराचरण की परिधि का भी विस्तार होगा। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न व्यावसायिक दुराचरण, वेरियस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स। व्यावसायिक दुराचरण विभिन्न परिस्थितियों में पैदा हो सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित परिस्थितियों में व्यावसायिक दुराचरण उत्पन्न होता है। नंबर 1, सामान्य व्यवसाय से संबंधित दुराचरण। नंबर 2, न्यायालय से संबंधित दुराचरण। और नंबर 3, पक्षकार के प्रति दुराचरण। तो पहला है सामान्य व्यवसाय से संबंधित दुराचरण। प्रत्येक अधिवक्ता सामान्य व्यवसाय के प्रति दायित्वहीन और कर्तव्यबद्ध है। यदि कोई अधिवक्ता अपने आभारों और कर्तव्यों का दुरुपयोग करता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा। इस प्रकार सामान्य व्यवसाय से संबंधित व्यावसायिक दुराचरण अधिवक्ता का ऐसा कार्य या कार्यलोप है जो सामान्य रूप से व्यवसाय को बदनाम करता है। एक अधिवक्ता के निम्नलिखित कार्यों को इस प्रकार के दुराचरण की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 1, जहां अधिवक्ता व्यर्थ की मुकदमेबाजी बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पक्षकारों को धन ऋण के रूप में देता है। नेक्स्ट, जहां अधिवक्ता अपना विज्ञापन के जरिए प्रचार करता है तो यह कार्य दुराचरण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, जहां कोई अधिवक्ता अपने व्यवसाय के अलावा अन्य कोई व्यवसाय करता है तो वह व्यावसायिक दुराचरण का दोषी होगा। केस लो है डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम महाराष्ट्र बार काउंसिल AIR 1996 SC 2076। नेक्स्ट, जहां कोई अधिवक्ता अपेक्षापूर्ण असावधानी से किसी वाद का संचालन करता है तो व्यावसायिक दुराचरण का दोषी होगा, क्योंकि अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह सावधानीपूर्वक अपने पक्षकारों के हितों की रक्षा करे। केसला है श्रीमाथी बनाम भारत संघ 1997। नेक्स्ट, जहां कोई अधिवक्ता किसी समाज विरोधी कार्य में संलग्न रहता है तो वह दुराचरण का दोषी होगा। प्रत्येक अधिवक्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने पक्षकार के वाद में अपना व्यावसायिक हित रखे, न कि व्यक्तिगत। यदि अधिवक्ता वाद की वस्तु में व्यक्तिगत हित रखता है तो व्यावसायिक दुराचरण का दोषी होगा। केस लॉ है PD गुप्ता बनाम राममूर्ति AIR 1998 SC 283। नेक्स्ट, जहां कोई अधिवक्ता झूठी गवाही देता है या झूठी गवाही रचता है तो वह दुराचरण का दोषी होगा। नेक्स्ट, जब कोई अधिवक्ता विधि के विरुद्ध पक्षकारों के अनुयोज्य दावे एक्शनेबल क्लेम खरीदता है या अज्ञाप्ति में हित प्राप्त करता है तो वकील दुराचरण का दोषी होगा। अब आता है न्यायालय से संबंधित दुराचरण, मिसकंडक्ट रिलेटिंग टू द कोर्ट। अधिवक्ता को अपना व्यवसाय करते समय अपने कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि एक अधिवक्ता अपने पक्षकारों के हितों का संरक्षण करते समय अपने इस कर्तव्य का उल्लंघन करता जो न्यायालय के प्रति होता है तो वह दुराचरण का दोषी होता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में एक अधिवक्ता न्यायालय के प्रति दुराचरण का दोषी होता है। नंबर 1, जहां अधिवक्ता अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है तो उसे दुराचरण माना जाएगा। नंबर 2, यदि कोई अधिवक्ता बिना किसी औचित्य के न्यायालय से स्थगन आदेश की याचना करता है तो दुराचरण करता है। नंबर 3, अधिवक्ता को विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को न्यायालय में प्रमाणित करना पड़ता है। यदि अधिवक्ता किसी व्यक्ति को नहीं जानता किंतु उसे प्रमाणित कर देता है तो वह भी दुराचरण माना जाता है। नंबर 4, जहां अधिवक्ता न्यायालय को किसी मामले में निर्णय अपने वकील के पक्ष में करने के लिए रिश्वत देने की प्रयास करता है या देता है तो वह दुराचरण का दोषी होता है। नंबर 5, जहां कोई अधिवक्ता किसी मामले में न्यायालय के समक्ष एक पक्षकार की ओर से उपस्थित हो जाता है तथा वाद में विपक्षी की ओर से अधिवक्ता हो जाता है तो उसका यह कार्य दुराचरण होता है। नंबर 6, कोई अधिवक्ता यदि न्यायालय के अभिलेखों में हेराफेरी या जालसाजी करता है तो यह कार्य भी दुराचरण होता है। नंबर 7, जहां कोई अधिवक्ता विरोधी पक्ष के गवाह को न्यायालय में उपस्थित होने से रोकता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा। नंबर 8, यदि अधिवक्ता न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देता है तथा आचरण और व्यवहार में न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाता है तो वह भी दुराचरण का दोषी होगा। अब इसमें नेक्स्ट आता है पक्षकार के प्रति दुराचरण, मिसकंडक्ट रिलेटिंग टू द क्लाइंट। यद्यपि कोई अधिवक्ता पक्षकार का नौकर नहीं होता है फिर भी वादकारी का प्रतिनिधित्व वह उसके न्यासी ट्रस्टी के रूप में करता है। न्यासी के रूप में उससे वादकारियों के हित का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में अधिवक्ता और वादकारी का संबंध विश्वास पर आधारित होता है। यदि कोई भी अधिवक्ता अपने पक्षकार के प्रति विश्वासघात ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें अधिवक्ता के दुराचरण के कुछ सामान्य उदाहरण। किसी विशिष्ट मामले में कोई अधिवक्ता दुराचरण का दोषी है या नहीं, यह प्रत्येक वाद की परिस्थितियों
और तथ्यों पर निर्भर करता है। परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में एक अधिवक्ता अपने पक्षकार के प्रति हमेशा ही दुराचरण का दोषी होगा। नंबर 1, कोई अधिवक्ता यदि एक बार किसी पक्षकार के वाद को स्वीकार कर लेता है तो फिर भविष्य में वह उसका त्याग नहीं कर सकता। यदि अकारण ही वह अपने पक्षकार से संबंध तोड़ देता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा। नंबर 2, यदि कोई अधिवक्ता यदि वादकारी के हस्ताक्षर कोरे कागज पर वाद की विषय वस्तु के लिए करा लेता है किंतु बाद में वह उस कागज का उसकी विषय वस्तु का प्रयोग ना करके किसी अन्य रूप से उसका दुरुपयोग करता है तो वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा। नंबर 3, प्रत्येक अधिवक्ता का यह उद्देश्य है कि वह सद्भावना और निष्ठापूर्वक वादकारियों के विलेखों की रचना करे। यदि कोई अधिवक्ता इस प्रकार के विभिन्न कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो वह दुराचरण का दोषी होता है। नंबर 4, प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह केवल अपने पक्ष की ही पैरवी करे। यदि वह दूसरे पक्ष की पैरवी करता है तो दुराचरण करता है। नंबर 5, यदि वाद में किसी अधिवक्ता के पक्षकारों को कोई आर्थिक लाभ मिलता है तो अधिवक्ता का यह दायित्व है कि वह पक्षकार को उस लाभ को दिलवाए। यदि अधिवक्ता उस लाभ को उसे प्राप्त नहीं करवाता है तो वह दुराचरण का दोषी होता है। व्यावसायिक दुराचरण एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण अधिवक्ता की प्रतिष्ठा और सम्मान तो गिरता ही है, उसके वकालत करने के अधिकार से भी वंचित होना पड़ सकता है। तो केस लॉ है JS जादव बनाम मुफ्ता हाजी मोहम्मद यूसुफ आदि, AIR 1993 SC 1535 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि अधिवक्ता का व्यवसाय बहुत गरिमा और गुणवत्ता का है। विधि व्यवसायिक गुणवत्ता को सर्वोच्च बनाए रखना प्रत्येक अधिवक्ता का कर्तव्य है। अधिवक्ता को इस प्रकार का कार्य और व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए जिससे उसकी गरिमा को ठेस लगे। नेक्स्ट केस लो है अभय प्रकाश सहाय बनाम उच्च न्यायालय पटना, AIR 1998 पटना 75 में पटना हाईकोर्ट ने जस्टिस VP सिंह ने कहा कि वकालत का व्यवसाय आरंभ से ही उच्च स्तरीय बौद्धिक और नैतिक व्यवसाय माना जा रहा है। समाज में वकीलों का प्रतिष्ठित स्थान रहा है, अतः उनसे आशा की जाती है कि वे विधि व्यवसाय के प्रति जागरूक रहें। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक दुराचरण के लिए अधिवक्ता को दंड। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत किसी अधिवक्ता को न्यायिक दुराचरण के लिए दंडित किया जा सकता है। इस धारा के अनुसार नंबर 1, राज्य बार काउंसिल को किसी शिकायत द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाने पर कि इसके द्वारा पंजीकृत कोई अधिवक्ता व्यावसायिक दुराचरण का दोषी है तो वह इस मामले को एक अनुशासन समिति को संदर्भित कर देगी। नंबर 2, यदि राज्य की बार काउंसिल द्वारा नियुक्त अनुशासन समिति इस शिकायत को सरसरी तौर निरस्त नहीं कर देती तो वह दिना नियत करके उस संबंधित अधिवक्ता तथा राज्य के महाधिवक्ता को सुनवाई के लिए नोटिस देगी। नंबर 3, अनुशासन समिति संबंधित अधिवक्ता और राज्य के महाधिवक्ता को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित करती है। नंबर 1, शिकायत को रद्द कर सकती है तथा यदि बार काउंसिल द्वारा कार्रवाई आरंभ कर दी गई है तो उस कार्रवाई को दाखिल करने का आदेश दे सकेगी। नंबर 2, उस अधिवक्ता को दंडित कर सकती है। नंबर 3, उस अधिवक्ता को ऐसे समय के लिए जैसे कि वह उचित समझे निलंबित कर सकती है। नेक्स्ट, उस अधिवक्ता का नाम पंजीकरण रजिस्टर से काटे जाने का आदेश कर सकती है। जहां उपधारा 3 ग के अंतर्गत किसी अधिवक्ता को निलंबित किया गया है वहां वह निलंबन की अवधि में भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के सामने वकालत व्यवसाय करने से वंचित रहेगा। नेक्स्ट, जहां उपधारा 2 के अंतर्गत महाधिवक्ता को यदि कोई नोटिस जारी किया गया है तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा ही हाजिर होगा। धारा 36 ख के अनुसार अधिवक्ता के खिलाफ दुराचरण के लिए की गई कार्रवाई का निपटारा 1 वर्ष की अवधि के अंदर कर दिया जाना चाहिए। भारतीय बार काउंसिल में अपील। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 37 के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल द्वारा यदि कोई अधिवक्ता के विरुद्ध कोई निर्णय पारित किया जाता है तो वह अधिवक्ता आदेश की सूचना की तारीख से 60 डेज के अंदर भारतीय बार काउंसिल को अपील भेज सकेगा। इस प्रकार की गई अपील की सुनवाई भारतीय बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी और मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय को अपील। भारतीय बार काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश से पीड़ित अधिवक्ता 60 डेज की अवधि में उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 39 के अंतर्गत यदि कोई अधिवक्ता किन्हीं दूर न किए जा सकने वाले कारणों से निर्धारित 60 डेज की अवधि में अपील नहीं कर पाता है तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और
धारा 12 के प्रावधानों का लाभ वह अधिवक्ता उठा सकता है। अपील दायर करने में हुई देरी को पर्याप्त कारण होने पर क्षमा किया जा सकता है। सेक्शन 43 के अंतर्गत राज्य बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल के अनुशासन समिति अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में उचित खर्चे का आदेश भी दे सकती है। धारा 44 के अंतर्गत अनुशासन समिति अपने द्वारा पारित आदेशों में ऐसे आदेश पारित होने के 60 डेज के अंदर कभी भी स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से आवेदन मिलने पर रिव्यू कर सकती है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पनिशमेंट ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में जानकारी दी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।